नमस्कार, जोहार। और भी है राहें में, मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या करियर संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं स्पेस और रॉकेटरी साइंस में क्या क्या करियर की संभावनाएं हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियांक कुमार, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी में BIT मिश्रा में। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो जब हम संभावनाओं के बारे में बात करते हैं करियर की, तो 12वीं के बाद इस फील्ड में अगर किसी को करियर बनाना है तो क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 12वीं के बाद इनफैक्ट अगर हम ये देखें कि अगर हमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बच्चों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जानकारी बखूबी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक इंजीनियरिंग है और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इंजीनियरिंग के हिसाब से ही चलती हैं। इसलिए मैथमेटिक्स, फिज़िक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री। जी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारी संभावनाएं हैं, इसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, और तीसरा जो है वो आजकल कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आते हैं, तो उसके तहत भी काफ़ी बहुत अच्छा वो रहता है और उससे भी लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपना स्किल बढ़ा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आता है, बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स तो हैं, बहुत रिसेंटली उन्होंने बीटेक इन स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो इस तरह से और भी कई सारे अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, जिसमें कुछ फिज़िक्स के भी कोर्स हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स की पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से अंडर ग्रेजुएट्स में कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कोर्सेज हैं उसमें मास्टर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मास्टर इन एवियोनिक्स भी कुछ ऑफ़र किया जाता है जी। मास्टर्स इन स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी की पढ़ाई भी होती है। और उसके अलावा अगर सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की बात करेंगे तो फिर कई सारे हैं, जैसे एवियोनिक्स में हम सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ अगर ऑफ़र करते हैं। इन सारे कोर्सेज़ के लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, ना ही सिर्फ हमारे झारखंड में बल्कि पूरे भारतवर्ष में? देखिए, पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम सबसे ऊपर आता है, और हम सभी जानते हैं कि IISc बैंगलोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा IITs तो हमारे हैं ही, जिन्होंने काफ़ी नाम रोशन करके रखा हुआ है। तो जो पुराने IITs हैं, जैसे हमारे IIT कानपुर हो गया, या IIT बॉम्बे हो गया, IIT चेन्नई हो गया, अभी IIT हैदराबाद में रिसेंटली एरोस्पेस की पढ़ाई शुरू हुई है। तो ऐसे कई सारे IITs हैं जिसमें पढ़ाई हो रही है आज की डेट में। लेकिन मैं आपको एक पते की बात बताऊं कि झारखंड में पहला स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो थी झारखंड में पहली बार शुरू हुई थी। पूरे इंडिया में पहली बार झारखंड में इस चीज़ को शुरू किया गया था, जो कि रांची में BIT मिश्रा में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी की पढ़ाई शुरू हुई थी। तो मज़ेदार बात यह है कि 1964 में ही इस डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई थी। तब से एरोस्पेस की पढ़ाई, या कहिए कि रॉकेटरी की पढ़ाई सबसे पहली बार झारखंड में रांची से शुरू हुई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से लोग एरोस्पेस की भी पढ़ाई कर सकते हैं जी। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो क्योंकि एक जो कॉमन एग्ज़ाम है JEE का, बीटेक के लिए सबको पता है, इसके अलावा भी और कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, और साथ में जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स है उसमें किस रैंक में हम ये डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आज के डेट में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है कि काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इन डिमांड है। और इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि कैसा कॉलेजेस के हिसाब से किस टाइप का रैंक आ सकता है। जो ऑल इंडिया रैंक है, कुछ बच्चे जिनका इंटरेस्ट होता है वो करीबन 1000-2000 रैंक पे भी चाहते हैं कि हमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाए, लेकिन इसमें बहुत डेडिकेशन और बहुत इंटरेस्ट जिनका है उनके लिए। अदरवाइज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं करीबन 30,000 से 40,000 ऑल इंडिया रैंक में भी सीट्स मिल जाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स काफ़ी हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं, उनका अपना एग्ज़ाम भी लिया जाता है, खासकर जैसे कलिंगा है, किट उड़ीसा में, उसमें भी बच्चे एनरोल करते हैं। प्लस कई सारे हैं जो साउथ में कॉलेजेस हैं, शास्त्रा है, और 2-3 और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। तो अपने माध्यम से वो अपनी परीक्षाएं लेते हैं और फिर उसके हिसाब से वो एडमिशन ले सकते हैं बच्चे जी। इस फील्ड को लेकर के एक जो मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शन भी हो सकता है बच्चों के दिमाग में कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा,
क्योंकि जब हम स्पेस की पढ़ाई कर रहे हैं, रॉकेट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो शायद बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो इसलिए फ़ीस क्या होती है जब हम इस कोर्स को करने जाते हैं, तो एक्सपेक्टेड फ़ीस क्या है? एक्सपेक्टेड फ़ीस आप अगर जो हमारे जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, CFTIs जो हैं, जी। तो उसके तो बिल्कुल फ़िक्स्ड हैं। जैसा IITs या NITs में जो भी रहता है, तो उनका तो बिल्कुल फ़िक्स्ड रहता है। करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस रहती है, ट्यूशन फ़ीस जो है। जी। उसके अलावा कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी कुछ हायर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉलेज को इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ। जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे भी हम डिपार्टमेंट की स्थापना कर सकते हैं और प्लस बच्चे उसमें इनरोल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है इन सारी चीज़ों के लिए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो ट्यूशन फ़ी है वो रफली अराउंड 1.5 to 2.5 लाख पर ईयर, डिपेंडिंग अपॉन काइंड ऑफ जैसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उसके माध्यम से बिल्कुल बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा भार वैसा पड़ने वाला जो सबके लिए है वही हर जगह एरोस्पेस के लिए भी वैसा ही है। जी। 1.1 to 2 जो आप लाख बोल रहे हैं, 1 लाख to 2 लाख का जो फीस है लमसम, जी। ये भी शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। जी, तो बिल्कुल। ऐसे में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो एडमिशन के टाइम पर भी और ड्यूरिंग द कोर्स भी कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें एनरोल कर सकते हैं बच्चे और उनकी फ़ीस कम हो सकती है? बिल्कुल कई सारे नेशनल मिशंस हैं, नेशनल स्कीम्स हैं जिसके तहत स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। एक नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके तहत भी स्कॉलरशिप मिलते हैं। जो हमारे मान लीजिए जो भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं तो आज की डेट में उनके लिए भी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। काफ़ी सारे SC ST के लिए भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो जिनको समस्याएं हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनके लिए डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें हैं। बट ये गवर्नमेंट के हिसाब से हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो कई सारे इंस्टीट्यूट भी अपने हिसाब से स्कॉलरशिप तय करते हैं। जैसे अगर मैं खुद, चूँकि मैं BIT मेसरा का हूँ, और अगर हमारे यहाँ बात करें तो हमारे यहाँ एक GP बिरला स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके तहत हम 100% फ़ी वेवर भी देते हैं, हम 80% भी देते हैं, 60%, 40% और 20% भी चले जाते हैं। तो ये समय के हिसाब से वेरी भी करना पड़ता है कभी कभी कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितना डिमांड है। हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकें ताकि उनको पढ़ाई में समस्याएं ना आए। जी। अभी बच्चों का ना ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बहुत रहता है कि फ़ॉरेन से जा कर के पढ़ना है, और हमने इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात की, झारखंड के भी बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात की इस फील्ड को लेकर के। लेकिन फ़ॉरेन में कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्पेस और रॉकेटरी की पढ़ाई करवाते हैं? जी, अगर फ़ॉरेन की बात करेंगे, ऐसे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे बच्चे इंडिया में ही रहें और बाहर ना जाएँ, लेकिन अगर आप फ़ॉरेन की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट मैं ये बताऊं कि जो हमारे डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर यहाँ पे आए थे 1962 में और उन्होंने पूरा एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो दैट्स अ वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट। उसके अलावा जर्मनी में काफ़ी अवेलेबल है, एरोस्पेस से रिलेटेड पढ़ाई होती है। जापान में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो कई, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है। तो कई सारे अभी ऑस्ट्रेलिया से भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे जाकर एनरोल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है और चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है फ़ॉरेन में भी। जी। बच्चों के पास अभी इनफ इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन फ़ॉरेन को लेकर के जब हम बात करते हैं एडमिशन की, JEE का इन्फॉर्मेशन हमें है। अगर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनका भी पता है कि कैसे उनका अलग से एग्ज़ाम होगा एडमिशन के लिए। लेकिन फ़ॉरेन में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका क्या प्रावधान होता है? फ़ॉरेन में एडमिशन लेने के लिए जैसे आपको या तो GRE देना पड़ता है या TOEFL के माध्यम से हम जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक कंसर्न रहता है। तो उस एग्ज़ाम्स को पास करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे एनरोलमेंट हो सकता है। ये हम आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात बता रहे हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, कुछ रिकमेंडेशंस लेने पड़ते हैं जो हमारे यहाँ के, जहाँ भी आपने पढ़ाई की होगी वहाँ के टीचर से रिकमेंडेशन लेके इंटरव्यू होने के बाद फिर वो आपको एब्सॉर्ब कर सकते हैं। जी। हमने अभी तक स्टडी की बात की, और जो मेन करियर अपॉर्चुनिटी होता है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर दोनों ही को मिला करके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में? ये बड़ा ही सही प्रश्न है और कहीं ना कहीं पहले जो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ थे वो काफ़ी लिमिटेड थे।
फॉर एग्जांपल जैसे पहले जो हमारे एरोस्पेस की पढ़ाई होती थी तो शायद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता था कि इसरो या DRDO यही सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जा सकते हैं, लेकिन आज के डेट में वो चीज़ एक्सपैंड हो रहा है। सिर्फ इसरो DRDO नहीं, जब से आपने सुना होगा SpaceX और एलन मस्क का जब से ये कंपनीज़ वगैरह आए हैं तो काफ़ी सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स है, काफ़ी फ़ायदा दे रहा है गवर्नमेंट भी। तो उसके हिसाब से आज के डेट में जो प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज़ वो भी काफ़ी आ गए हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, स्काई रूट हो गया या अग्निकुल हो गया, उसके अलावा मनस्तु स्पेस है, फिर बेलाट्रिक्स है जो सैटेलाइट के ऊपर काम करती है, पिक्सेल है। तो कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज़ आ गए हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस पे, और काफ़ी फंड्स भी उनको पंप हो रहा है, प्लस काफ़ी बढ़िया आउटपुट भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए भी बड़ी अच्छी बात है और काफ़ी सही ढंग से अभी जा रहा है ये। जी, प्राइवेट सेक्टर के अलावा इस फील्ड में स्पेशली ये रहता है कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उस विषय में बताइए। जी, पब्लिक सेक्टर में जैसे हमारे यहाँ इसरो, DRDO, तो इसरो के भी कई सारे सेंटर्स हैं हमारे। इनफैक्ट मैं अगर आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊँ तो जो सबसे पहला सेंटर जिसको हम लोग समझते हैं वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो कि त्रिवेंद्रम में है। काफ़ी वहाँ पे डिफरेंट टाइप का वर्क कल्चर है, बहुत डेडिकेशन के साथ लोग काम करते हैं। तो डेफिनेटली रेंजिंग फ्रॉम आपको BTech से लेके PhD तक के बच्चे भी वहाँ पे हैं, आई मीन जो साइंटिस्ट हैं, और वेल वर्स्ड काफ़ी डेडिकेटेड लोग हैं वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा काम रहता है। प्लस वो बिल्कुल डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे काम करते हैं। उसके अलावा एक और सेंटर है उनका जो कि IISU है, वहीं पे पास में त्रिवेंद्रम में ही है वो भी। तो उसमें जितने भी इनर्शियल प्रोग्राम्स होते हैं, जो सैटेलाइट का कैसे नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल करना है, उन चीज़ों की वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। लिक्विड प्रोपल्शन स्पेस सेंटर है वहाँ से वलियामाला में, त्रिवेंद्रम में ही, थोड़ा सा दूर है वहाँ से। तो उसमें भी जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन उसका काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके अलावा बेंगलोर में हमारा URSC है, तो वहाँ पे काफ़ी काम होता है। सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, तो वहाँ काफ़ी काम चल रहा है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। तो इस तरह से इसरो के कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे काम चलता है। प्लस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेंटर आज के डेट में जो आ रहा है वो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमें बाहर जाना है, इससे बाहर निकलना है, तो हमारे मनुष्य के ऊपर क्या उसका इफ़ेक्ट आएगा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके हिसाब से वो सेंटर्स है। प्लस हमारे DRDO के लैब्स हो गए, जितने DRDO के लैब्स हैं उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। जी, अपॉर्चुनिटीज़ के बाद एक जो बच्चों का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि अगर हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो आगे चल कर के कितना सिक्योर है, और सिक्योरिटी जो है वो जो सैलरी है वही इंश्योर कर पाती है। तो क्या एक्सपेक्टेड सैलरी जो है बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए तो आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरीके से आज के समय में जो डिमांड आ रहे हैं, जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और हम कॉलोनाइजेशन और टूरिज़्म की तरफ जाने वाले हैं, तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ने वाली हैं। तो अगर सिर्फ हम अंडर ग्रेजुएट लेवल के बाद अगर बच्चों का प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि 8 से 10 लाख रुपए पर एनम का जो पैकेज होता है 8 to 10 LPA, ये बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में इससे थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, लेकिन हाँ मिड लेवल और हायर लेवल पे काफ़ी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, तो कोई बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, सस्टेनेबल है सब चीज़। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक बार आते हैं, क्योंकि इसमें ना मल्टीपल एग्ज़िट और एंट्री गेटवे है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजिंग है, बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो इसका पहले तो मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट गेटवे है क्या, और उसके अलावा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जी, ये बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को काफ़ी रॉबस्ट बनाया गया था। जो इसके चेयरमैन थे और सारी कमेटी ने काफ़ी बढ़िया इंट्रोड्यूस किया था 2020 में। इनफैक्ट मैं आपको अगर ये बताऊं कि इसका जो सारा ऑब्जेक्टिव है ये स्किलिंग, एक आम स्टूडेंट की स्किलिंग, उनके इनोवेटिव अप्रोच को बढ़ाना, और प्लस उसका वो कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड मोर ओवर टू इनकलकेट अ गुड ह्यूमन वैल्यू, तो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना, इन सारी चीज़ों को मिला के NEP का प्लान किया गया था। तो इसमें क्या है कि जब हम मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बहुत कभी ऐसा रहता है कि हाँ कुछ पढ़ाई हमने कर ली और उसके बाद उससे हमें एग्ज़िट कर जाना है, तो कभी समस्याओं के चलते भी बच्चों को एग्ज़िट करना पड़ता है, और कई सारे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा महत्वपूर्ण उसमें जो NEP में इन्होंने प्रोविज़न दिया हुआ है,
आप भले एग्ज़िट कर सकते हैं, एग्ज़िट करने के वक्त आपको किसी तरह का एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा। तो वो सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आपको मे बी सम काइंड ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज या उस तरह की उपाधि दी जाएगी और फिर आप उसके बाद एग्ज़िट कर सकते हैं। तो जिसे भी अपना मान लीजिए साल 2 साल स्पेंड करके और कुछ करियर बनाना है, तो इस तरीके से एग्ज़िट ऑप्शन उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सिर्फ ड्रॉप आउट्स नहीं कहलाएंगे, अब वो उनके पास एक्चुअल में एक सर्टिफिकेट भी होगा अगर कोर्स में उन्होंने एनरोल कर लिया है एक बार। बिल्कुल। एनएपी का एक और बेनिफिट ये भी है कि आप इसमें जो सब्जेक्ट चाहें वो पढ़ सकते हैं। अगर कोई स्पेस इंजीनियरिंग कर भी रहा है तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही अलग फील्ड का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ऐसे में अगर हम स्पेस और रॉकेटरी साइंस की बात करें तो इन स्टूडेंट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए साथ में पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, ये तो एनईपी का सो कॉल्ड काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिया हुआ है, जिसके तहत हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे कोर इंजीनियरिंग जहाँ तक ज़रूरी है वो तो है ही, प्लस उसके अलावा अगर बच्चों को मन करता है, जैसे मान लीजिए हमारे स्पेस इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और वो चाहें कि वो AIML अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल ये फील्ड उनके लिए ओपन है, क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं है कि एरोस्पेस वाला सिर्फ एरोस्पेस ही करेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, आप कहीं से भी चीज़ों को उठा के और किस जगह अप्लाई करना है वो काम किया जा सकता है। तो आप चाहें तो मान लीजिए अगर स्पेस की अगर सिर्फ हम बात करते हैं तो लेट्स से एक टिपिकल सा प्रोग्राम आपको बताता हूँ, एरोबायोलॉजी। तो एरोस्पेस में बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, तो आपको जितनी एरोस्पेस की जानकारी होनी है उतना ही आपको बायोलॉजी भी आना चाहिए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी फेसेट्स हैं सारी चीज़ों, उसके हिसाब से हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना है। तो बच्चे जैसे आज के समय में चाहे तो एरोस्पेस के बच्चे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो 3D प्रिंटिंग या CNC के अकॉर्डिंग काम होता है, IoT वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, प्लस आपके AIML लर्निंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। हायर एजुकेशन की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादातर हमने बैचलर्स तक ही बात की, तो हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या ब्रांचेज़ हैं जिसमें बच्चे आगे पढ़ सकते हैं स्पेस और रॉकेटरी में? अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें, क्योंकि जैसे हम अंडर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो चीज़ें कन्वर्ज होने लगती है, स्पेशलाइजेशन आने लगते हैं। तो जो कुछ स्पेशलाइजेशन जो मेजर स्पेशलाइजेशंस हैं वो जैसे स्ट्रक्चर्स की हम बात कर सकते हैं, हम एवियोनिक्स की बात कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली उस चीज़ को कहते हैं हम लोग व्हीकल इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर अदर टर्म में बोलेंगे, किस तरह के सेंसर्स लगने हैं, कैसी चीज़ें होने हैं। एरोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। रॉकेट प्रोपल्शन, किस तरह से हम रॉकेट को थ्रस्ट दे सकते हैं ताकि उस चीज़ को जो भी हमारे पेलोड है उसको वो स्पेस में पहुँचा दे। तो ये 4 तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके तहत हमारा स्पेशलाइजेशन हो सकता है। उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स, तो कई सारे स्पेशलाइजेशन है जिसमें हम लोग आगे जा सकते हैं। प्लस PhD में आजकल तो काफ़ी सारे ओपनिंग्स हो गए हैं, तो बच्चे जिस भी फील्ड में चाहे तो स्पेशलाइज कर सकते हैं, जैसे हाइब्रिड रॉकेट हो गया या इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन हो गया, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन हो सकता है। जी, कोई भी जब हम डिसीज़न लेते हैं करियर का, आज तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या अंत में वो बूमिंग सेक्टर है। तो और आप शुरू में बता भी रहे थे कि ये जो सेक्टर है आने वाले समय में बहुत बूमिंग सेक्टर है भी, तो इसके विषय में थोड़ा सा और विस्तार में बताइए कि स्पेस और रॉकेटरी साइंस का फ्यूचर क्या है? जी बिल्कुल, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो आप अगर ध्यान में रखिए तो आज से करीबन मोटी 70 से 80 वर्ष पहले चीज़ें शुरू हुई थी, और कहते हैं कि 1965-66 में जो यहाँ से हम लोग चंद्रमा तक पहुँच गए थे, और कई तो उस वक्त से लेके और पिछले 70-80 7-8 दशकों में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, और आज की डेट में तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने भी चांद को छुआ है, और बिल्कुल जो टफेस्ट जगह था, जो सदर्न जो पॉइंट था मून पर, उस पर हमारी लैंडिंग हुई थी। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशन एंड इसरो कि उन्होंने इतना किया। तो जो हमारे जितने भी मिशंस हैं और जिस तरह की भी फ्यूचर जो हम सोच रहे हैं, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम स्पेस टूरिज़्म की बात करते हैं। उसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन, अदर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन, जैसे मार्स पे जाना, हमने उसको भी अचीव किया हुआ है। तो मार्स पे जाना, तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि एरोस्पेस या रॉकेटरी से सिर्फ हम ऊपर जाना नहीं, ऊपर जाके क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं। लेकिन एक और चीज़ जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा इस आपके माध्यम से, कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज है आज की डेट में,
वो एक स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम है। स्पेस डेब्री वो चीज़ है जो कि हमने कई सारे लॉन्चेस किए और उसके कई सारे पार्टिकल्स वो हमारे स्पेस में भरे पड़े हैं। अच्छा। तो जब वो भरे पड़े हैं तो उसका रेंज जो है, उसका साइज़ वो आपको कुछ मिलीमीटर से लेके और कई मीटर्स तक का है। तो कई सारे स्पेस डेब्री हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं हमें स्पेस डेब्री को भी कंट्रोल करना है, या तो हमको उधर से पकड़ के उनको वापस लेके आना है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है और ये फील्ड में आपकी कंप्यूटर साइंस, AIML सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग है आज के डेट में, ताकि हम उसको एसेस कर पाएँ कि हमारे स्पेस डेब्रीज कितना क्लियरेंस दे रहे हैं जब हम सक्सेसफुल लॉन्च कर पाएँ। क्योंकि एक छोटा सा टुकड़ा अगर हमारे रॉकेट के साथ टकरा गया तो करोड़ों रुपए और कितने सारे एफर्ट बर्बाद हो जाते हैं। जी। कई बार होता है ना कि स्टूडेंट्स ना खुद आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या करना है, क्योंकि एक तो आज के समय में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और लोगों के पास में एक्सेसिबिलिटी भी है कि वो हर चीज़ को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कन्फ्यूजन भी बढ़ जाता है कि क्या करें। पर यहाँ पर टीचर्स जो है ना वो कई बार और प्रोफेसर्स कई बार बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये स्टूडेंट में ना ये क्वालिटीज़ है, इसको ये करना चाहिए। तो किस तरीके के बच्चे हैं जिनको कि इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए? देखिए, एक तो बच्चों का जो माइंडसेट है, इनोवेटिव अप्रोच जो रहते हैं, तो शायद टीचर या बच्चे खुद वो भी अपने इंटरेस्ट को अपने किसी मेंटर या उनके सामने बता सकते हैं कि हमारा ये फील्ड है। क्योंकि एरोस्पेस या स्पेस की अगर बात करते हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहे उनमें डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इस फील्ड में 99% एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए, हमें 99.99% एक्यूरेसी चाहिए। क्योंकि किसी की जान है, किसी को लेके हमें जाना है, तो अगर हम ये एक्यूरेसी और ये डेडिकेशन नहीं रखेंगे बच्चों में, तो शायद ये असंभव है कि हम किसी को ट्रांसपोर्ट करके रॉकेट या इसके माध्यम से ले जा सकें। तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए अपने चीज़ों में कि हमें यही करना है। और एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है नेटवर्किंग। कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं उनसे नेटवर्क करना चाहिए। जो स्कूल के बच्चे हैं या मान लीजिए हमारे कॉलेजेस के बच्चे हैं, तो बाहर से जो भी साइंटिस्ट आके और उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो, वो अपनी चीज़ों को बताएं। उनको थोड़ा सा बच्चों को ओपन होना होगा। आपके मन में जैसी भी जिज्ञासा है, आप साइंटिस्ट से बात करिए, आप जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात करिए, जो वेल नोन कॉलेजेस में जाके आप कुछ समय दीजिए, वहाँ पे लैब फैसिलिटीज़ देखिए क्या होता है, तभी वो चीज़ खुल पाएगा और तभी आप जान पाएंगे कि आपको करना क्या है आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। अगर वो चाह नहीं रहेगी तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। जी। जब आप बता रहे थे कि सिर्फ स्पेस और जो रॉकेटरी है, इसमें हम सबसे पहले हमेशा यही समझते थे कि रॉकेट बनाना ये एक फील्ड हो सकता है, इसके अलावा नहीं। लेकिन आप उससे पहले भी बता रहे थे कि अभी जैसे कि स्पेस और बायोलॉजी को मिला करके एक फ़ील्ड है, ऐसा ही एक फ़ील्ड है स्पेस टूरिज़्म, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए कि ये क्या है, थोड़ा सा बताइए। जी, स्पेस टूरिज़्म इस तरह की चीज़ें होती जा रही हैं। वैसे तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है सुनने में कि स्पेस टूरिज़्म है और हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर से घूम के आएंगे, शायद पृथ्वी हमारा कैसा दिखता है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ भले ही आज हम शुरू कर रहे हैं, पर वो चीज़ काफ़ी दूर है आज की डेट में, हमसे काफ़ी दूर है। लेकिन आज नहीं तो कल हम लोग उसको अचीव कर ही लेंगे। इसके माध्यम से इनफैक्ट देखिए, अल्टीमेटली जो हमारा फाइनेंशियल स्टफ़ है उसको बेटर करना, और क्योंकि रॉकेट्स में क्या होते हैं कि आज की डेट में रॉकेट्स में करीबन 95 से 96% फ्यूल होता है और मात्र 4% से 2 से 4% ही हमारा पेलोड रहता है। तो पेलोड यानी अगर हम सैटेलाइट को लेके जाएं या ह्यूमंस को लेके जाएं, एक ही बात है हमारा। तो उसमें क्या है कि अगर हम स्पेस टूरिज़्म के माध्यम से कम 4 से 5 व्यक्ति को हमें ऊपर लेके जाना है और फिर जो भी वो वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो सिर्फ टूरिज़्म ही नहीं, आप ये समझ के रखिए कि मान लीजिए हमें कुछ हमारे टेस्ट करने हैं और काफ़ी ऊपर किसी ज़ीरो ग्रेविटी में या उस जगह पे भी कुछ कल्चर वगैरह करना है। जो बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, सो सम सेल कल्चर या इस तरह की चीज़ें करनी है, तो इसे भी हम ऊपर जाके कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कितना हम उसमें अचीव कर पाएंगे आज के डेट में, तो वो फ़िलहाल तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक हैं हम लोग, और हो ना हो कल हम लोग इस चीज़ को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि 1947 के बाद, इतने कम समय में फ्रीडम मिलने के बाद जो इंडिया ने अचीव किया है,
तो हमारे विचार में तो हमारा जो सो कॉल्ड हमारे टेक्निकल टर्म्स में जो हमारा ग्रेडियंट है, जो हमारा एक्सेलरेशन है, वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं 2047 तक जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है, तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि जैसे भी हो उस चीज़ को पूरा करें और भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में उभर के आए। जी, आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इस फील्ड में, क्योंकि मुझे याद है जब हम स्टूडेंट थे ना, तो हमारे क्लास में मेजॉरिटी बच्चे एस्ट्रोनॉट्स ही बनना चाहते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फील्ड है और आपने बहुत ही विस्तार से एक एक जानकारी दी है, चाहे वो बैचलर्स में लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, हायर स्टडीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हो, या फिर जॉब को लेकर के स्पेस और रॉकेटरी साइंस में करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हो, हर तरीके की जानकारी आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर इतनी सारी चर्चा करने के लिए। थैंक यू। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जानकारी लेकर के आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटल प्ले पर भी अवेलेबल हैं 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको और भी राय के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।